चलिए अब हम लोग देखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर। ये इनकम टैक्स एक्ट का 5वां हेड, और ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए अगर 5वां हेड चाहिए तो वही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कहता है कि हम लोग 4 हेड पढ़े हैं। एक पहला हेड में आता है सैलरी, दूसरा हेड में है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा में कैपिटल गेन, चौथा में बिजनेस प्रोफेशन, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है ये 5वां और अंतिम हेड है। तो 5वां और अंतिम हेड है, तो कुछ पार्टिकुलर इनकम जो है वो चारों हेड में बांट दिए गए कि कौन सैलरी हेड में जाएगा, कौन बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, कौन कैपिटल गेन में जाएगा, कौन हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। ये चारों हेड के इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग बता दिए गए। अब कुछ ऐसे इनकम है जो ये चारों हेड में नहीं जाते हैं, बल्कि आप ऐसा कहें कि ऐसा इनकम जो इस 4 हेड को छोड़कर बचा, वो ही आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ऐसा इनकम जो ये चारों हेड छोड़कर बचा वही आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। बाकी जो 4 हेड में इनकम आता है वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है, और उन चारों को छोड़कर सर जो भी आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। नहीं आ रहा है सर हमको तो आ रहा सर सही थोड़ा से। कट कट कर आ रहा है। मेरे पास तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। मेरे पास तो आपका आवाज सर ठीक आ रहा है। चलिए फिर बोलते हैं कि ऐसा कोई भी इनकम जो चारों हेड में नहीं आया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में टैक्सेबल होता है। अब इसमें कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है उस पर हम लोग बात करें। सबसे पहला इनकम होता है इसमें डिविडेंड। डिविडेंड दो तरह का होता है। पहले डिविडेंड होता है क्या? डिविडेंड वैसा इनकम होता है जो शेयर खरीदने के बदले शेयर होल्डर को मिलता है। अगर आप मान लीजिए कि शेयर खरीद लिए, और शेयर खरीद लिए तो आप शेयर होल्डर बन गए, और शेयर होल्डर बन गए तो कंपनी आपको डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड दो तरह से मिलेगा, या तो भारतीय कंपनी के शेयर पर डिविडेंड मिलेगा या विदेशी कंपनी के शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। तो भारतीय कंपनी से जो डिविडेंड आपने खरीदा है वो टैक्सेबल नहीं है भारत में, लेकिन विदेशी कंपनी का अगर आप शेयर खरीदे हैं और उस पर आपको डिविडेंड मिला है तो वो टैक्सेबल है। डिविडेंड दो तरह का है, एक भारतीय कंपनी से प्राप्त शेयर पर डिविडेंड और एक विदेशी कंपनी से प्राप्त शेयर पर डिविडेंड। तो भारतीय कंपनी से अगर शेयर खरीदे हैं और उससे डिविडेंड मिला है तो वो भारत में टैक्सेबल नहीं है, और विदेशी कंपनी का अगर शेयर खरीदे हैं और उससे डिविडेंड मिला है तो वो भारत में टैक्सेबल है। पहला हो गया। दूसरा इनकम होता है किसी भी तरह का लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, बेटिंग वगैरह वगैरह। अगर आप घुड़दौड़ पर पैसा लगाते हैं तो वो सट्टा, भारत में सिर्फ एक ही सट्टा टैक्सेबल है, वो है घुड़दौड़ पर। क्योंकि एक होता है घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग होता है, और एक होता है हॉर्स रेस। हॉर्स राइडिंग पर अगर आप सट्टा लगाते हैं तो वो इलीगल है, लेकिन हॉर्स रेस पर अगर आप सट्टा लगाते हैं तो वो लीगल है। तो हॉर्स राइडिंग क्या है कि हॉर्स राइडिंग में आदमी घोड़े पर चढ़कर घोड़ा को दौड़ाता है, जिस पर मनुष्य का कंट्रोल रहता है। मनुष्य चाहे तो उसको आगे भी कर सकता है, चाहे तो पीछे भी कर सकता है। लेकिन हॉर्स रेस जो होता है उसमें घोड़ा अपने मन से दौड़ता है, और जब घोड़ा अपने मन से दौड़ता है तो उस पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो हॉर्स राइडिंग पर सट्टा लगाना इलीगल है, लेकिन हॉर्स रेस पर पैसा लगाना लीगल, और उससे कोई इनकम मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में टैक्सेबल है। कुछ राज्यों में लॉटरी खेलना और खिलाना लीगल है, और कुछ राज्यों में लॉटरी खेलना और खिलाना इलीगल है। तो अगर लॉटरी खेलना और खिलाना जिस राज्यों के लिए लीगल है, वहां पर अगर लॉटरी से आपको कोई इनकम मिला है तो अदर सोर्सेज चैप्टर में वो टैक्सेबल होगा। पेपर अखबार में आता है क्रॉसवर्ड पजल। आप ताश खेल के अगर जीते हैं, अगर आप जुआ खेल के जीते हैं, ये सब अदर सोर्सेज चैप्टर का टैक्सेबल इनकम है। इसके बाद आइए इंटरेस्ट और सिक्योरिटी। अगर आपने पैसा कहीं जमा किया है और पैसा जमा करने से आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो इंटरेस्ट इस चैप्टर में टैक्सेबल है। नेक्स्ट, अगर आपने मशीन, प्लांट या फर्नीचर कहीं भाड़े पर लगा दिया है, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, ये सब आइटम अगर आप भाड़े पर कहीं लगा दिए हैं और भाड़ा पर लगाने से आपको कोई पैसा मिलता है तो वो पैसा इस चैप्टर में टैक्सेबल है। अगर आप अपना मशीन, प्लांट, फर्नीचर किसी को भाड़े पर दिए हैं
और भाड़े पर देकर अगर आपको कोई पैसा मिला है तो वो इसमें टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, अगर आप एक साथ मिलाकर मशीन, प्लांट, फर्नीचर और उसके साथ कोई बिल्डिंग भी भाड़ा पर दी, कि ये सारा मिलाकर आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, बिल्डिंग इसमें रहेगा, इसमें मशीनरी रहेगा, इसमें प्लांट रहेगा और उससे कोई इनकम मिलेगा, तो वो भी इस चैप्टर में टैक्सेबल है। अगर आप मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग ये सब एक्यूमुलेट करके अगर आप दिए हैं, एक ही साथ दिए हैं, मशीनरी भी दिए हैं, प्लांट भी दिए हैं, बिल्डिंग भी दिए हैं, फर्नीचर भी दिए हैं, ये सब आइटम एक ही साथ मिला के दिए हैं, तो वो भी इसी चैप्टर में टैक्सेबल है। और अगर अलग अलग मशीनरी दिए हैं, अलग अलग प्लांट दिए हैं, अलग अलग फर्नीचर दिए हैं और उससे कोई भाड़ा मिला है तो वो भी इस चैप्टर में टैक्सेबल है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में टैक्सेबल अगर आपको कहीं से गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट भी इसी चैप्टर में टैक्सेबल है, चाहे वो आपके शादी के मौके पर मिले, चाहे आपके जन्मदिन के मौके पर मिले या किसी भी तरीके से मिले। नेक्स्ट, इसमें टैक्सेबल इनकम होता है जो आप पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, लेकिन एक शर्त है कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक वाला जमा पर इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो टैक्सेबल नहीं होता है। बाकी अगर कोई पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं और उससे इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट होता है सब टीनेंट। सब टीनेंट का मतलब होता है कि अगर आपने मकान भाड़े पर लिया और वो मकान को आप पुनः किसी को भाड़े पर लगा दिए और उससे कोई इनकम आपको मिलता है तो वो इस चैप्टर में टैक्सेबल होगा। मान के चलिए कि आप एक घर 15,000 रुपये में किसी से भाड़े पर लिए और उस घर को आप पुनः 20,000 रुपया भाड़ा पर लगा दिए, तो 20,000 रुपया आप भाड़ा पर लगाए और 15,000 रुपया आप भाड़ा दिए तो 5,000 रुपया बच गया, वो 5,000 रुपये इस चैप्टर में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, अगर कोई टीचर अपने सैलरी के अलावा कोई टीचिंग का काम के अलावा अगर इन्विजिलेशन का काम करता है, इन्विजिलेशन का मतलब है कि एग्जाम ड्यूटी के रूप में काम करता है, एज ए एग्जामिनर वो कॉपी जांचता है या रूम में ड्यूटी करता है और उससे कोई पैसा मिलता है तो वो अदर सोर्सेस चैप्टर में टैक्सेबल है। कॉपी जांचने का एग्जामिनर फीस अगर मिलता है तो वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। अगर रूम में ड्यूटी करने का इन्विजिलेशन का ड्यूटी का पैसा मिलता है तो वो भी अदर सोर्सेस चैप्टर में टैक्सेबल है। नेक्स्ट होता है इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है पुस्तक लिखने से, या आप सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे रॉयल्टी चैप्टर, उसमें अगर आप कोई खान पट्टा पर दिए हैं, कोई जमीन पट्टा पर दिए हैं, कोई अपना पेटेंट पट्टा पर दिए हैं, कोई पुस्तक लिखा है राइटर तो उसको रॉयल्टी मिलता है, तो वो रॉयल्टी भी इसी चैप्टर में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट होता है डायरेक्टर का फीस। डायरेक्टर वो आदमी होता है जिसके ऊपर कोई उसका एम्प्लॉयर नहीं होता है। जैसे कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं तो कंपनी का जो ऑनर होता है वो शेयर होल्डर होता है, नियंत्रण उसका ऑनर जो होता है शेयर होल्डर होता है, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर नहीं है, यहाँ पर क्या है, डायरेक्टर है। डायरेक्टर वो आदमी होता है जो, शेयर होल्डर तो अपना डिविडेंड लेता ही है, डायरेक्टर सैलरी पर काम करता है या फी पर काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टर का अगर सैलरी है तब तो वो सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर डायरेक्टर का फीस है तो वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल होगा। दो चीज है, डायरेक्टर का सैलरी या डायरेक्टर का फीस। डायरेक्टर का सैलरी है तो वो सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल होगा, डायरेक्टर का अगर फीस है तो वो इस चैप्टर में टैक्सेबल होगा। कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम बट आउटसाइड ऑफ इंडिया। भारत में कृषि से होने वाला कोई भी आमदनी भारत में टैक्सेबल नहीं है। ध्यान रखिए, प्रथम कृषि। प्रथम कृषि का मतलब है कि आप खेती किए, खेती में मान लीजिए आप तरबूज उपजाए और तरबूज को बेचे तो उससे जो पैसा मिला वो भारत में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर आप तरबूज का आप प्रोफेशनल काम अगर करना शुरू कर देते हैं, जैसे अड़हतिया ले लेते हैं कोई भी उसका मास लेवल पर काम शुरू कर देते हैं तो वैसे स्थिति में वो टैक्सेबल है। लेकिन जो किसान खेत में अनाज उत्पादन करता है और वो बेचता है तो वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन किए, आप गेहूं बेचे एज ए किसान तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एज ए अड़हतिया या एज ए शॉपकीपर के रूप में आपने 150 बोरा गेहूं ले लिया और वो 150 बोरा गेहूं का आप बेचते हैं तब आपको टैक्सेबल होगा, क्योंकि आप उसका बिजनेस करने लगे। तो गेहूं वही था लेकिन वो सेकंड फेज में आ गया, और सेकंड फेज में जब इनकम होगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट इनकम होगा तो टैक्सेबल होगा,
और फर्स्ट पेज में जब किसान डायरेक्ट अपने खेत से काट के गेहूं को बेचेगा तो वो इनकम नहीं होगा। तो भारत में किसी भी तरह से कृषि आय अगर होता है तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन भारत के बाहर अगर कृषि आय होता है, अगर आपका कृषि इनकम होता है फर्स्ट पेज में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तो वो टैक्सेबल होता है। हाट लगाया जाता है, बाजार लगाया जाता है, और हाट और बाजार में पैसा की उगाही की जाती है कि आपको हम यहाँ पर बैठने का इतना पैसा लेंगे। तो हाट या बाजार में अगर आप पैसा का उगाही करते और उससे कोई फीस लेते हैं कि हम अपने हाट या बाजार में बैठने का इतना रुपया आपसे फीस लेंगे और उससे कोई इनकम मिलता है, तो वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल है। नेक्स्ट है पट्टा पर दिया हुआ संपत्ति। पट्टा मतलब लीज, जैसे रॉयल्टी होता है वैसे लीज होता है। तो लीज पर अगर आप किसी को संपत्ति देते हो और उससे कोई इनकम आपको मिलता है तो वो भी इस चैप्टर में टैक्सेबल है। नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा, कोई आपने आर्टिकल लिखा, उसमें रॉयल्टी नहीं मिलता, उसमें रेमुनरेशन मिलता है। रॉयल्टी तो मैक्सिमम बुक लिखने में मिलता है, आर्टिकल लिखने में आपको रॉयल्टी नहीं, एक रेमुनरेशन की तरह कुछ पैसा मिलेगा। आर्टिकल छोटा होता है, बुक का साइज काफी बड़ा होता है। बुक 300-400 पेज का हो सकता है, 100 पेज का हो सकता है। आर्टिकल एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक पर लिखा जाता है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो वो इसी चैप्टर में, आर्टिकल से कोई इनकम मिलता है तो वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल है। नेक्स्ट है अनडिस्क्लोज इनकम। ऐसा इनकम जिसको आपने बताया ही नहीं। कई बार होता है कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट पर छापा मारता है, तो जब आपके अकाउंट पर छापा मारता है और छापा मारने के बाद आपके लॉकर से 10-20 लाख रुपया निकल जाता है और आप उसका कोई सोर्स नहीं बता रहे कि ये पैसा कहाँ से आया। आपका अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में 10-20 लाख रुपया पाया गया, आपसे पूछा गया कि पैसा कहाँ से आया है, तो आप नहीं बताते, तो उसी इनकम को कहते हैं अनडिस्क्लोज इनकम। और वैसा अनडिस्क्लोज इनकम जिसका कोई सोर्स आप नहीं बताते हैं, वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज, इसका डिटेल्स होगा। दो चीज का हम लोग को डिटेल पढ़ना होगा, एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का और एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। दो टॉपिक हम लोग को डिटेल इस चैप्टर में समझना पड़ता है, एक प्रोविडेंट फंड के बारे में और एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में। नेक्स्ट, किसी भी एमपी या एमएलए का सैलरी। अब ये चीज बड़ा ध्यान से समझने वाला होता है। सैलरी वर्ड लिखा हुआ है लेकिन ये सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल नहीं होता है। एमपी या एमएलए का सैलरी, हम कह रहे हैं एमपी या एमएलए का सैलरी, तो सैलरी चैप्टर में वही सैलरी टैक्सेबल होता है जहां पर एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, मालिक और कर्मचारी का। लेकिन एमपी और एमएलए का कोई मालिक नहीं होता और ये किसी के कर्मचारी नहीं होते हैं। तो इनको जो सैलरी मिलता है वो अदर सोर्सेस चैप्टर में टैक्सेबल होता है, वो सैलरी एड में टैक्सेबल नहीं होता है। क्योंकि एमपी एमएलए की सैलरी के लिए मालिक का होना जरूरी है। अगर सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल कर रहा है तो मालिक होना जरूरी है इसका। लेकिन एमपी और एमएलए जब जनता के वोट से जीत जाते हैं तो इनका कोई मालिक नहीं होता है, इसलिए इनकी जो सैलरी है वो सैलरी हेड में नहीं टैक्सेबल होकर ये अदर सोर्सेस चैप्टर में टैक्सेबल होता है। अगर आपने अपना ट्रेडमार्क का चिन्ह जो है, पहचान जो है, वो किसी को आपने किराए पर दे दिया है, जैसे टाटा कंपनी वाला टी लिखता है, स्टेट बैंक वाला गोल सा ऐसा बनाता है, बैंक ऑफ इंडिया वाला स्टार सिंबल बनाता है, तो अगर बाय दी वे ये अपने सिंबल आपने किसी को बेच दिया, अपना सिंबल आपने किसी को दे दिया है और उससे कोई भाड़ा में आपको पैसा मिलता है तो वो भी इसी चैप्टर में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट होता है अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन का नाम आप सुने होंगे। एक दलाल, ऐसा भी दलाल होता है शेयर बेचवाने के लिए, जिसका काम होता है कि कंपनी के शेयर को वो बिचवाता है और ये जिम्मा लेता है कि जितना भी शेयर है वो सारा शेयर हम बिचवा देंगे। अगर बाय दी वे वो शेयर नहीं भी बिकेगा तो हम स्वयं खरीद लेंगे वैसा शेयर को, और जो शेयर को वो स्वयं खरीदेगा उस पर ऊंचे रेट से इंटरेस्ट लेता है, उसी को कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो वो अंडरराइटिंग कमीशन भी इसी चैप्टर में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, डायरेक्टर को जो ग्रेचुटी मिलता है, ध्यान रखिएगा डायरेक्टर का ग्रेचुटी, कर्मचारी एक होता है जो इसका मालिक होता है, अगर उसको ग्रेचुटी मिलता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, लेकिन डायरेक्टर को अगर ग्रेचुटी मिलता है तो वो इसी हेड में टैक्सेबल है। नेक्स्ट, फैमिली पेंशन का पैसा अगर मिलता है, फैमिली पेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा है और नौकरी के दौरान वो गुजर जाता है तो उसके परिवार के सदस्य को फैमिली पेंशन मिलता है, उसकी विधवा पत्नी को।
और फैमिली पेंशन मिलता है तो वो भी इसी चैप्टर में टैक्सेबल है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल है। तो रूल ये है कि अगर आपको यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ से अगर फैमिली पेंशन मिलता है तो वो भारत में टैक्सेबल नहीं है। अगर सेना के किसी कर्मचारी को फैमिली पेंशन मिलता है, जैसे वो सेना परमवीर चक्र का, हाँ आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अभी तक दिक्कत हुआ था क्या, कहीं पर वॉइस प्रॉब्लम आ रहा था क्या? रितिका एक बार ऐसा बता रही थी। नहीं सर, आपका नहीं आ रहा था, मेरा कट गया था। मेरा आवाज नहीं जा रहा है? नहीं नहीं, आपका क्लियर आ रहा था, वो मेरा कट गया था मेरे साइड से नेटवर्क। तो अभी हम बात कर रहे थे कि फैमिली पेंशन के बारे में। तो फैमिली पेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी कर रहा है और नौकरी करने के दौरान किसी तरह से उसके साथ दुखद घटना घट जाती है तो उसके विधवा पत्नी को मिलता है फैमिली पेंशन। तो वो फैमिली पेंशन टैक्सेबल है, लेकिन उसमें कुछ रूल है। रूल ये है कि अगर यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ से फैमिली पेंशन मिला तो वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है, उसको टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट होता है कि अगर आप आर्मी के कर्मचारी है, आपको परमवीर चक्र मिला है या महावीर चक्र मिला है और उसमें फैमिली पेंशन मिला है तो वो भी पूरी तरीके से कर मुक्त है, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बचत योजना में जमा की गई राशि का मूलधन और ब्याज। राष्ट्रीय बचत योजना एक होता है एनएससी, आप सुने होंगे, ये एनएससी मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर उसमें आप पैसा जमा करते हैं और उस पर आपको कोई ब्याज मिलता है तो ब्याज जो होता है वो इसी चक्र में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले कर्मचारी या भारत में वनडे खेलने वाले कर्मचारी, दो तरह के उसको मैंने भारत बीसीसीआई का उसको कर्मचारी बोला जाता है। हम लोग भले कहते हैं कि विराट कोहली कैप्टन है या सुरेश रैना बैट्समैन है या महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर हम लोग कहते हैं, लेकिन उसको बीसीसीआई का एम्प्लॉय ही माना जाता है, वो बीसीसीआई का कर्मचारी होता है जो खेलता है देश के लिए। तो वो जो पैसा पाता है उसमें नियम है कि उसका जो फीस होता है मैच खेलने का, भारत में तीन तरह का मतलब प्लेयर होता है, ए ग्रेड का, बी ग्रेड का और सी ग्रेड का। तो उसमें जो तीन ग्रेड का होता है सबका फीस तय होता है, ए ग्रेड वाले का इतना फीस होगा, बी ग्रेड वाले का इतना फीस होगा, सी ग्रेड वाले का इतना फीस होगा। तो उसको जो क्रिकेट खेलने के बदले पैसा मिलता है वो पैसा भी टैक्सेबल है, लेकिन उसमें एक रूल है कि अगर भारत में टेस्ट मैच खेलते हैं तो जितना फीस मिलता है उसका 75% घटाकर बाकी 25% पर ही टैक्स लगेगा। और भारत के बाहर अगर आप मैच खेलते हैं तो जितना फीस मिला है उसका 50% पर ही टैक्स लगेगा, बाकी पर टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें नेक्स्ट वर्ड आता है कि होटल के बैरा को अगर टिप्स मिला है, टिप्स आप समझते हैं कि होटल का बैरा आप देखिएगा जनरली कि आप सैल्यूट वो आपको करता है, वो आपका अवभगत करता है। जनरली लोग खाना वाना खा लेते हैं, फिर जाने के समय अगर 100 रुपया में 90 रुपया का बिल हुआ, 10 रुपया जब वो लौटा के लाता है तो 10 रुपया आप लोग उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है चलो तुम एंजॉय कर लेना उस 10 रुपया से। तो वो 10 रुपया इनकम है उसकी, और वो इनकम भी इसी चैप्टर में टैक्सेबल है। तो इस तरह से कुछ ऐसे इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में टैक्सेबल है। तो अब इसमें से कुछ कुछ टिपिकल आइटम है, जैसे पहला टिपिकल आइटम है डिविडेंड। तो आपको पहले स्पष्ट किए कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, dividend from Indian company is not taxable, but dividend from foreign company is taxable. भारतीय कंपनी के शेयर पर मिला हुआ डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन विदेशी कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड भारत में टैक्सेबल होता है। एक डिविडेंड होता है डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा तो वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल होगा। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी चैप्टर में टैक्सेबल होगा। अब आइए लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, ताश, जुआ वगैरह से अगर आप जीतते हैं, घुड़दौड़ वगैरह से जीतते हैं तो इसमें क्या नियम कहता है कि अगर ये सब मिलाकर आपकी आमदनी 10,000 के नीचे है, अगर ये सब आमदनी मिलाकर आपकी 10,000 से नीचे है तो इसको ग्रॉस्टअप नहीं किया जाएगा। इसमें ग्रॉस्टअप एक वर्ड होता है, ग्रॉस्टअप का मतलब होता है कि आपकी आमदनी के ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स लगता है। ध्यान रखिएगा, आपकी आमदनी
कि ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स लगता है, नेट अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है। अगर ग्रॉस अमाउंट है तो टैक्स लगेगा, नेट अमाउंट है तो उसको ग्रॉस्टअप करना पड़ेगा, तब उस पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा। बस यही चैप्टर में यही चीज मेन सीखना है, बाकी सब बहुत आसान है। ग्रॉस्टअप और नेट ये ही मेन समझना पड़ेगा कि ग्रॉस्टअप क्या होता है और नेट क्या होता है। ऐसे हम एक तो मोटा मोटी एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लॉटरी खरीदे, 10 रुपए का लॉटरी खरीदे और उसमें लिखा हुआ था इनाम की राशि की, अगर आपका लॉटरी लग गया तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। समझ रहे हैं? यस सर। यस यस सर। जैसे आप 10 रुपए का लॉटरी खरीदे और उस लॉटरी में लिखा हुआ था इनाम की राशि की आपको 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। आपने 10 रुपए का लॉटरी खरीदा और संयोग से वो लॉटरी आपका लग गया और आपको 1 लाख रुपया इनाम की राशि मिलने वाली है। तो 1 लाख रुपया जो होगा वो ग्रॉस अमाउंट कहलाएगा। लेकिन किसी भी आदमी को 1 लाख रुपया जब वो लॉटरी जीत जाता है तो 1 लाख रुपया हाथ में नहीं मिलता है, उसको कुछ पैसा कम मिलता है। जो पैसा कम मिलता है वो टैक्स के रूप में सरकार के द्वारा काट लिया जाता है। तो टैक्स के रूप में जो पैसा काटा जाता है वो टैक्स हो गया। मान लीजिए कि 1 लाख में से 30,000 रुपया सरकार टैक्स काट लेगी, तो आपको 70,000 रुपया हाथ में मिलेगा। तो 70,000 रुपया होगा नेट अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट कितना हुआ? 1 लाख रुपया, और नेट अमाउंट कितना हुआ? 70,000 रुपया। तो टैक्स कभी भी 70,000 पर नहीं लगता है। जब भी टैक्स लगता है तो 1 लाख रुपया पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पर हम लोग को ग्रॉसअप करना पड़ेगा। तो ग्रॉसअप करने का फॉर्मूला दिया हुआ है कि जितना रुपया आप जीते हैं, जो जीत कर आपको पैसा मिला है, एक है जितना रुपया जीते हैं विनिंग, एक होता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और एक होता है रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी इनकम। ध्यान दीजिए, एक होता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और एक होता है रिसिप्ट फ्रॉम लॉटरी। विनिंग का मतलब होता है कि इतना रुपया आप जीते हैं और रिसिप्ट का मतलब होता है कि इतना रुपया आप पाए हैं। तो विनिंग लिखा हुआ रहेगा तो उसको ग्रॉसअप नहीं करना है, यानी कि वो 1 लाख की वो राशि है जो आप जीते हैं। और रिसिप्ट लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब है कि वो टैक्स काटने के बाद आपको जो पैसा मिला है वो है अमाउंट। तो अगर रिसिप्ट लिखा हुआ रहेगा तो उसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा कि अगर आपको 70,000 रुपया मिला तो आपका विनिंग अमाउंट कितना था। तो विनिंग अमाउंट मतलब वो ग्रॉसअप अमाउंट कहलाता है। तो 70,000 अगर आपको मिला है तो 70,000 गुने 100 डिवाइडेड बाई 70, ये फार्मूला में ही है 70, हमेशा 70 से डिवाइड होगा। अगर 50,000 भी आपको पैसा मिला है तो 50,000 गुने 100/70, ऐसा ही ग्रॉसअप होता है। तो अगर आपकी अमाउंट के बगल में लिखा हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस या विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स या विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह कुछ भी अगर ऐसा लिखा हुआ तो उसको ग्रॉसअप नहीं करेंगे, वो जो पैसा दिया हुआ डायरेक्ट उसी पर टैक्स लगा देंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है रिसिप्ट फ्रॉम लॉटरी, रिसिप्ट फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, रिसिप्ट फ्रॉम वगैरह वगैरह कुछ भी, उसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। और ग्रॉसअप करने का फॉर्मूला होता है रिसिप्ट अमाउंट गुने 100 डिवाइडेड बाई 70। अमाउंट कुछ भी हो डिवाइडेड 70 से ही होगा, क्योंकि इसका नियम यही है कि 30% सरकार के द्वारा टैक्स काट लिया जाता है। अब आइए इंटरेस्ट और सिक्योरिटी। इस चैप्टर में अगर हम बार बार बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट और सिक्योरिटी, यानी कि अगर कुछ भी टैक्सेबल अमाउंट है तो मैंने कुछ भी अगर सीखने का इस चैप्टर में अमाउंट है तो वही इंटरेस्ट और सिक्योरिटी और प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड तो फिर हम लोग कर ही लेंगे, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। रिसिप्ट फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो कैसे। ये टॉपिक बताने के लिए टाइम बता रहा है कि नहीं हो पाएगा, 3 मिनट होता है। तो खैर चलिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक बताइए जितना टॉपिक हम लोग किए उसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग थ्योरी भी किताब को घर में पढ़िएगा तो थोड़ा सा और मामला क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ाएंगे। जो जो ठीक मेन है। पड़ता है वही इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को ही समझना पड़ता है। जो वो समझ इंटरेस्ट और सिक्योरिटी उनके लिए आता है। यस। हल करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग उसको बाकी चैप्टर का फाइनल फेयर वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। रितिका, रितिका सो गई।
सर हो रहा है। बोली रो रहे हैं? सर हो रहा है फेयर। अच्छा फेयर हो रहा है, बस एक दुख का बात है। क्या सर? इतना मेहनत से आप लोग बनाए, वीडियो एक्सेप्ट नहीं हुआ। सर कोई बात नहीं। पता नहीं कहाँ चुप रह गया। इनका कहना है कि मतलब इसमें कुछ भी नयापन नहीं दिखाई पड़ रहा। बोला ये तो सब कॉमन। यस सर, हम लोग को भी लगा कि थोड़ा कॉमन हो जा रहा है, हाँ बोला ये सब पर तो कोई सब आइडिया भी संसार नहीं में आ था। ही रहा है, सब कुछ हो रहा है। कुछ ऐसा मोटिवेशनल होना चाहिए, चाहे इंस्पायरिंग होना चाहिए, चाहे लगना चाहिए न्यू लुक टाइप का, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। शायद लगता है रवि मदद नहीं किया होगा आप लोग को, हमको लग रहा है। सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम था शायद। सर जब इन लोग का चल रहा था उस समय मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं था, 2 दिन तक नहीं था नेटवर्क। हाँ उस समय मेरे पास भी नहीं था, जब आपके पास नहीं था तो उस समय हाँ मेरे पास भी, हम तो लिख के भेजे ही थे कि नहीं है। अलका भी पोखरिया तो डी 2 में दिन से था ही नहीं। कुछ अकेले रहती है, इसलिए ये भी ध्यान नहीं देती है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है, हम बोले थे कि ऐसा बात जो है, कर रहे हैं उस दूसरा डिपार्टमेंट जीत जाएगा और हम लोग हार जाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं सर, हम ऐसा सजेस्ट किए थे कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सब सेम टू सेम ही है, बट रीति बात नहीं मानी तो फिर हम छोड़ दिए। उसी में तो थोड़ा सा हम लोग को नुकसान है। हमको लगा फिर ज्यादा बोलना भी नो ठीक सर, नहीं है। सर रीति अरोड़ा कोई आइडिया लेना ही नहीं चाह रही थी, मतलब। यस सर, हम बोले थे कई बार, लेकिन वो नहीं सुनना चाह रही थी, तो हमको लगा कि बहस हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं।